साउंड कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में बीते हफ्ते आपने सुनी एक अभिनेता जो रंगमंच से फिल्मों की दुनिया में आए। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। अपने अभिनय से उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी सादगी। ये है एक दिलचस्प बातचीत जाने माने अभिनेता कुमुद मिश्रा से रेडियो सखी ममता सिंह की। आज सुनिए इस बातचीत की दूसरी कड़ी। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे अभिनेता की आमद है जो आंखों से अपनी मुस्कान से अभिनय करते हैं। रुपहले पर्दे पर वे कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी इतनी सहज एक्टिंग करते हैं कि लगता है अपने ही परिवार का कोई सदस्य हो। वो कलाकार हैं कुमुद मिश्रा। कुमुद मिश्रा के खाते में बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्में हैं। सरदारी बेगम, रिवॉल्वर रानी, रांझणा, जॉली LLB 2, मुल्क, रॉकस्टार, सुल्तान, थप्पड़, टाइगर 3, राम सिंह चार्ली जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों के अलावा अनगिनत फिल्में हैं उनके फिल्मी करियर में। थिएटर से उनका गहरा लगाव है। आज भी वे फिल्मों के साथ साथ थिएटर में लगातार सक्रिय हैं और बहुत सारी वेब सीरीज उन्होंने की है। तो चलिए फिर कुमुद मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। कुमुद मिश्रा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा आज आपको स्टूडियो में आकर? आपका रेडियो से, विविध भारती से गहरा जुड़ाव रहा है? जी, असल में रेडियो सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं और हमारा पूरा बचपन रेडियो के साथ बीता है। अनुभव सिन्हा की एक फिल्म आई थी थप्पड़ और बड़ी चर्चित हुई थी, हमने भी देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी। रॉकस्टार भी हमने देखी थी। तो आप हमें फिल्म थप्पड़ से जुड़ी हुई कोई यादगार बात बताइए। तापसी पन्नू के पिता आप बनते हैं उस फिल्म में और ये फिल्म बड़ी चर्चित हुई थी। एक अलग तरह की, मतलब महिला ओरिएंटेड फिल्म थी। महिलाओं की तो पूरी फौज उतर पड़ी थी इस फिल्म के लिए। लेकिन फिल्म वाकई बहुत अच्छी थी। इसके बारे में बताइए। अब जैसा कि आपने कहा, बहुत सुंदर फिल्म थी और बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी। हमारे समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। और आज हम जिसको कहते हैं ना कि हम हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम जिसको कहते हैं ना कि अपने पुरुष होने को अपना इतना बड़ा अधिकार समझते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि जो आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो बहुत बहुत कमाल का सवाल उठाया था एक थप्पड़ के माध्यम से इस फिल्म ने। उसमें बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई, बहुत लोगों को लगा कि अरे एक थप्पड़ की तो बात थी। और मैं हमेशा कहता हूँ बात एक थप्पड़ की नहीं है, बात उस अधिकार की है जो आप मान के चलते हैं कि इस व्यक्ति पे मेरा अधिकार है। और वो हम कभी जो है ना, जिसको कहते हैं कि हम ये बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक तरह का शोविनिज्म तो रहता है और हम दिखाना चाहते हैं कि बहुत जिसको कहते हैं कि बराबरी पे और सामान्य उस पे। और मुझे नहीं लगता वो इतना, अभी उसके लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी है। कोशिश हो रही है, लोग कर रहे हैं, लेकिन ये थप्पड़ उस लिहाज से भी, फिल्म के लिहाज से तो है ही बहुत ही खूबसूरत, लेकिन उस लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है हमारे समय के। जी, तापसी पन्नू से जुड़ी हुई कोई खास बात आपको याद आती है? आप उनके पिता बने थे पर्दे पर। बहुत ही कमाल की अभिनेत्री हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेकर के, और वो सीखना चाहती हैं, करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक सफलता आ गई है तो उन्होंने ये ले लिया है कि हाँ भाई मुझे मालूम है। यंग हैं तो जाहिर है ये आ जाना बहुत स्वाभाविक भी है कि मुझे मालूम है, लेकिन जितना मैंने उनके साथ काम किया है उसमें उनमें सीखने की ललक बहुत जबरदस्त है और जानना चाहती है कि जो कर रही है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जी जी। क्योंकि कई बार हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं जी। कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, और निर्देशक की निगाह से देखी जाती है बात। तो कई बार वो उनको लगता है तो धीरे से आके अभिनेता से भी पूछ लेती हैं कि भाई बात सही जा रही है कि नहीं, जो हम भी पूछ लेते हैं कई बार अपने प्रिय अभिनेता
अभिनेताओं से कि भाई क्या हो रहा है, सही सुर लगाए कि नहीं। तो बहुत मजा आया काम करने में, बहुत मजा आया। और आपका काम असल में, मेरा मानना ये है कि स्क्रिप्ट और निर्देशक के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका व्यक्ति होता है वो आपका होता अभिनेता होता है। उनके साथ जब आप काम कर रहे होते हैं और अगर वो जो आपको दे रहा है एक अभिनेता के तौर पे, आपका काम आसान हो जाता है। अनुभव सिन्हा से मुलाकात कैसे हुई थी और मुलाकात का वो लम्हा अगर याद है, कुछ खास बात बताना चाहते हैं? उन्होंने एक फिल्म के सिलसिले में मुझे बुलाया और मैं मिला उनसे और बस आप मिले और आपको इश्क हो गया उस व्यक्ति से, उस इंसान से। उन्होंने और उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी और कहा ये पढ़ के आप बताइए आपको क्या लगता है जी। और मैंने रात को स्क्रिप्ट पढ़ी और रात को ही मैसेज कर दिया कि अद्भुत है, करते हैं जी। और अगले दिन ऑफिस गया, उन्होंने कहा चुन लीजिए कौन सी भूमिका करेंगे। अरे वाह। और एक भूमिका एक अभिनेता को दे दी गई थी, बाकी सारी खाली थी मुख्य भूमिकाएं। और मैंने कहा ये भी कमाल का निर्देशक है जिसने आपको, फिर मैंने उसमें से एक छोटी सी भूमिका चुनी तो वो भी सरप्राइज हुए कि इतनी भूमिका पड़ी, ये छोटी क्यों चुन रहा है। अब उसका मैं कारण तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो कारण का मतलब सच जो है ना, अब समय के साथ अपना अर्थ बदलने लगता है। तो मैं जो भी कहूंगा वो पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन शायद उस समय मेरे मन में भय लगा हो। लेकिन मुझे जो एक इमेज याद थी उस कैरेक्टर की, एक विजुअल था जो मुझे उसमें दिख रहा था, मुझे लगा ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, मैं ये छोटा वाला कैरेक्टर करूंगा। तो उसके बाद से हमारी यात्रा शुरू हुई काम करने की और तब से लगातार काम कर पा रहे हैं जी। और वो उनका वो है कि वो मुझे इतने मौके दे रहे हैं, अलग अलग भूमिकाएं दे रहे हैं। भूमिका छोटी हो या बड़ी हो, आपकी बात से ये समझ में आ रही है कि महत्व तो इसका है कि आप कितनी कुशलता से निभा पाते हैं और वो किरदार कैसा है। आपने बहुत अच्छा किरदार। नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो लिखा कितना अच्छा गया है, वो स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है। असल में अभिनेता बहुत बाद में आता है। मुझे लगता है कि किसी भी सिनेमा का जो सबसे बड़ा जो उसकी रीढ़ होती है, नींव होती है, जो भी आप कह लें उसको, वो उसकी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट। वो अगर अच्छी है तो अभिनेताओं का काम आसान हो जाता है जी। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर थप्पड़ फिल्म का ही गाना हम सुन लेते हैं जी। बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है, एक धागे में है उलझे यूं कि बुनते बुनते खुल गए। हम थे लिखे दीवार पे, बारिश हुई और धुल गए। बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। दुनिया में रहना क्या, झूठे मूठे वादों की है, लहरों में बहना क्या। हो दिल में ठाना है, खुद को फिर से पाना है, दिल के ही साथ में जाना है।
टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। सोचो जरा क्या थे हम है, क्या से क्या हो गए। हिजर वाली रातों की है खबरों में सो गए। हो तुम हमारे जितने थे, सच कहो क्या उतने थे। जाने दो मत कहो कितने थे। रास्ता हम दोनों में जो बचा वो कौन सा। एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। तुझके हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है। एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। कुमुद जी, अब हम एक ऐसी फिल्म पर आते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई दिलचस्प घटना हमने कहीं सुनी है, वो घटना हम चाहते हैं कि आप श्रोताओं को बताएं। वो फिल्म है राम सिंह चार्ली। हमने सुना है कि बहुत आप इच्छुक नहीं थे इस फिल्म के लिए, या आपको ऐसा लग रहा था कि आप फिट नहीं हैं, तो नहीं, क्या मैं थी बहुत इच्छुक था इस फिल्म के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा इच्छुक था असल में, लेकिन मैं लेजी हूँ। तो मैंने उनके साथ, नितिन कक्कड़ साहब के साथ एक फिल्म की थी, फिल्मिस्तान। बहुत ही खूबसूरत फिल्म की जी थी। बिल्कुल। और उस फिल्म को करने के दौरान एक निर्देशक और एक अभिनेता के पार एक संबंध चला जाता है, जो अब अनुभव के साथ हुआ उनके साथ हुआ। तो उनके दिमाग में ये स्क्रिप्ट थी और उन्होंने उसके बाद मुझे सुनाई कि ये ऐसा है, एक कैरेक्टर है, तो आप बताइए। तो मैंने कहा मैं तो करूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा वजन कम करना पड़ेगा। मैंने कहा करूंगा। और फिर वो समय आ गया कि भाई अब हम फिल्म करने वाले हैं। और मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि मुझे 3 महीने का समय दीजिए, करता हूं, और अगर नहीं कर पाया तो आप ऑप्शन ढूंढते रहिएगा। अच्छा। मैं कोई और भूमिका कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए फिल्म इंपॉर्टेंट थी, मुख्य भूमिका इंपॉर्टेंट नहीं थी। मेरे लिए यह था कि इनकी फिल्म बननी चाहिए और मैं इसके में चाहे छोटी सी भूमिका हो उसमें मैं उसका हिस्सा रहूं, और मुख्य भूमिका मिल जाए तो कोई बात नहीं। 3 महीने हुए और मैं वैसा का वैसा वापस गया उनके पास। वो देखा और उनकी आंखों में निराशा थी, कुछ कहा नहीं उन्होंने। और मैं भी क्या सफाई दूं, मैं मक्कारी कर गया था। वजन कब नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसे ही बात करनी शुरू की कि कुछ अभिनेताओं से उन्होंने इस बीच में चर्चा की थी। जी। और फिर वो अपने ऑफिस ले गए और वहां बैठ के उन्होंने एक वायलिन का एक पीस उन्होंने सुनाया। और मैं बहुत संगीत में सुनता बहुत हूँ, लेकिन मैं बहुत अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता। मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं सुनता हूँ, और हर तरह का संगीत अच्छा लगता है, लेकिन वायलिन का पीस सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अरे बाप रे। बोला मैं कुछ ऐसा संगीत सोच रहा हूँ इस फिल्म में, इस तरह का। और फिल्म 3 महीने बाद शुरू होने वाली थी। उसके पहले उन्होंने मुझे काफी लंबा समय दिया था असल में। तो मैंने कहा अब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, अब आप किसी को मत ढूंढिए। जी। तो उन्होंने कहा पक्का? मतलब 3 महीने में फिल्म चालू होनी है और मैं रोक नहीं सकता। मैंने कहा मैं कर लूंगा वजन कम। और वो तो धन्य हो वो संगीत का जो उन्होंने, जो म्यूजिक का पीस जो उन्होंने सुनाया था। और उसके बाद फिर मैं लग गया। मेरे ख्याल से मैंने 3 महीने 22 से 24 किलो कम किए थे उस दौरान, उस फिल्म के लिए। और वो उनका भरोसा है जो उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर में इमेजिन किया। क्योंकि उन्होंने जब फिल्मिस्तान की थी तब भी मैं अच्छी खासी सेहत में था, और जब राम सिंह चार्ली वो कर रहे थे तब भी मैं उसी सेहत में था। लेकिन उन्होंने तब ये तय किया था कि मुझे वो उस कैरेक्टर में वो देखना चाहते हैं। और वो मेरे जीवन की महत्वपूर्ण फिल्मों में से है, वो एक अभिनेता के तौर पर जो यात्रा है उसमें। जी, यहाँ पर एक गाना सुने हम। जी।
ने डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने। दिल ने डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने। खामखा सीने में प्यार के महीने में, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। माशाअल्लाह तारीफ़े माशाअल्लाह, बड़ी कम वक्त है तू, अभी भी मस्त है तू। वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह, बड़ी ही सख्त है तू, अभी भी मस्त है तू। बार बार जो देखा दो दफा न सोचा, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। जर्रा जर्रा कहे ये जर्रा जर्रा, तेरी गुस्ताख आंखें करे बेबाक बातें। पर्दा पर्दा हटा ले पर्दा पर्दा, हुस्न के चांद देखे कई अरमान लेके। रूबरू जो तू आई धड़कन ना संभल पाई, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। अब एक फिल्म आई जिसमें सलमान खान साहब थे, फिल्म सुल्तान। आप उस्ताद बनते हैं, तो वो उस्ताद बनने का क्या अनुभव है, कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम का? अद्भुत अनुभव रहा है, बिकॉज मैंने उनके साथ एक ही फिल्म नहीं उसके बाद भी की है। मैंने टाइगर सीरीज की 2 फिल्में की, मैंने भारत की अली अब्बास साहब के साथ फिल्म की, तो बहुत ही कमाल का अनुभव रहा। उनके साथ मैं क्या ही कहूंगा कि कैसा, क्योंकि मुझे बस पहला विजुअल आता जब अली अब्बास साहब मुझे उनसे मिलाने ले गए थे, तो उन्होंने परिचय कराया हम दोनों का, और मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, और मैंने कहा कि बहुत सरल होगा इनके साथ काम करना, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल हैं। जो है उनके अंदर वो सब आपको बाहर दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरे ख्याल से ज्यादातर ये जाती भी होगी मेरी तरफ से कि मैं इतना एनालाइज कर लूं उनको, लेकिन उनका एक गुण तो ये है कि इसीलिए जब आप सिनेमा पर पर्दे पर उनको देखते हैं तो जो उनकी फैन फॉलोइंग है
उसका एक कारण ये भी है कि वो व्यक्ति उतना ही ओपन आपको दिखता है, जी खुला हुआ दिखता है। तो काम करना तो उनके साथ बहुत ही मजेदार रहा। जी। लेकिन विषय अलग था, पहलवानी, और आप पहलवानी के उस्ताद हैं, तो वो किस तरह की चुनौती थी आपके लिए? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि मैं थैंकफुली तब तक उस्ताद हो चुका था, तो मुझे तो करनी नहीं थी। पहलवानी जो मुश्किल काम था वो उन्हें करना था, उस्ताद को सिर्फ खड़े होकर सीटी बजानी थी और इंस्ट्रक्ट करना था। तो मैं सिर्फ वो ट्रैक सूट पहन करके जो भी है मैं जानता हूँ का मैं भ्रम दे रहा था, बाकी मेहनत तो वही कर रहे थे। तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ी किसी से? नहीं, मुझे कोई ट्रेनिंग सब वही ले रहे थे। अच्छा। भाई मतलब वो तो अच्छा हुआ कि हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी नहीं तो फिर असल में उस्ताद लाना पड़ता। लेकिन आपके जीवन की अगर हम शुरुआत के पन्ने पलटे, खासतौर से भोपाल में जब आप रह रहे थे, तो वहाँ कहीं आपने खेल की दुनिया में भी कदम रखने की कोशिश की थी? खेल से भी आपका ताल्लुक रहा है? हमारे स्कूल में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का माहौल था, और मेरा 100 और 200 मीटर्स का रिकॉर्ड है स्कूल का। 100 मीटर का तो कंफर्म, 200 मीटर्स का भी अभी मुझे पता चला। और हम सारे स्पोर्ट्स खेलते थे, और मेरा मन था कि मैं एथलीट बनूं। तो जब मैं भोपाल आया तो 3 ऑप्शन थे, फौज थी, एक्टिंग थी, और एथलेटिक्स के लिए मैं असल में स्पोर्ट्स स्कूल ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता गया, आपको चीजें छनती गई, फौज भी छन के अलग हो गया। मैं हालांकि सीडीएस के एसएसबी तक गया था, लेकिन वहां भी मैंने थिएटर की बात की। रानी लक्ष्मीबाई शायद स्पोर्ट्स स्कूल है, वहां पे मैं एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, और मैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में गया, और वहां भी गया था मैंने वो मैदान देख करके। मैदान देखा मैंने, इतने सुंदर मतलब ट्रैक्स हैं, और मैंने कहा यहाँ पे माहौल होगा। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई होती है, यहाँ तो कोई बच्चा ग्राउंड पे दिखता ही नहीं है। तो 10-12 दिन बाद मैंने वो छोड़ दिया, महीने भर बाद फिर मैं हमीदिया कॉलेज आया। लेकिन तब तक ये पता चला कि मैं स्पोर्ट्स के लिए अलग ही है, फिर मुझे थिएटर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो अब इसमें मैं रम चुका हूँ, तो फिर थिएटर रह गया और स्पोर्ट्स साइड में हट गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं स्पोर्ट्स फॉलो करता तो मैं ठीक ठाक एथलीट हो सकता था, लेकिन उससे मैं रोजी रोटी तो नहीं मिलती। अभी भी एथलेटिक्स में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है हम देखते हैं। अभी हमारे स्पोर्ट्स का कल्चर उस तरह से नहीं आया है जितना आना चाहिए। पर अब जैसे पैरा ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे एथलीट्स ने, ओलंपिक्स में भी किया है, लेकिन जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, जितना बड़ा देश है, मुझे लगता है कि ये इसमें हमको थोड़ा सा और एफर्ट करने की जरूरत है। हमारे पास टैलेंट की तो कमी नहीं है, टैलेंट तो अद्भुत है, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट करने की जरूरत है। डिप्रेशन भी बहुत सारा है अभी, अगर थोड़ा सा कहीं कुछ जरा सी कमी रह जाती तो कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी विनेश फोगाट के बारे में हम सब, हाँ, अरे कैसा हम ऐसा दिल बैठा है, ऐसा दिल बैठा है, मतलब पूरा देश उस एक इमोशन से गुजर रहा था, है ना, हताशा इतना। और लेकिन उसके साथ जो पहली बार जब अपने देश को, एक व्यक्ति को सपोर्ट करते हुए उस पैशन से जो देखा, वो स्पोर्ट्स ही कर सकता है। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स ही कर सकता है। और वो इंडिविजुअल जो उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है विनेश की, मतलब क्या कमाल का, उन्होंने जो पहले बाउट में जिनको हराया है चाइनीज, वो अब तब तक कोई बाउट में, और क्या कमाल का ब्रॉन्ज मेडल के लिए खिलाड़ी है। हाँ। तो खैर सर, ये तो बहुत ही दुखद बात थी। हम सब जैसे रोए रोए से हो रहे थे, तो हम लोग ये कल्पना कर रहे थे कि उनका क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन कुमुद जी को हम सब पहले पर्दे पर ही पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके करियर का सिलसिला यूं ही जारी रहे, और हम फिल्मी पर्दे पर ही देखेंगे, एक्टिंग की दुनिया में ही। और यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं, सुल्तान फिल्म का गाना सुने। सुल्तान का सुन लेते, सुल्तान फिल्म का गाना सुनते हैं। आसमां की है
अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जरूरत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पत्थर है जो चाहे तू वो भी बन जाए, तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो जितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना गहरी है ये मान। जुनून तुझको पता है, तुझमें छुपा है, तू उसको ले पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा मुझको पता है, जो लापता है तू इतना ले अब मान। वो दिल में है तेरे तू उसकी नजरों में, आए चल हद से आगे चाहा जो तूने वो पाने, चल बच्चा रे सुनता। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जरूरत है तो बांधो, रे आज हथेली में रखती है जान। कुमुद जी, अब एक आपके करियर में बड़ी ही इम्पोर्टेंट वेब सीरीज है, वो नाम भी थोड़ा अलग तरह का है, IC-814 द कंधार हाईजैक। ये अपने श्रोताओं को बता दें कि एक जब प्लेन हाईजैक हुआ था उस पर बनी है, उसकी सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये एक ऐसी महत्वपूर्ण वेब सीरीज है, जब हम देख रहे थे, कल ही की बात है, ताजा ताजा हमने देखा 2 एपिसोड, और इतने टेंस हो गए, इतने टेंस कि मतलब आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब मुट्ठी बंध रही थी, उफ निकल रहा। आपके लिए कितना मुश्किल था आपके अपने किरदार को निभाना, किस तरह के चैलेंजेस आए कि आपको घटना सुनाई पड़ती, आपकी भतीजी आपसे कह रही है कि ये प्लेन हाईजैक हो रहा है और आप सामने एक पत्रकार बैठा है तो आप हंस रहे हैं, फिर तुरंत आपको अपनी एक्टिंग बदलनी पड़ रही है एकदम से टेंस। वो बताइए अपनी चुनौती के बारे में। असल में हमारे लिए कोई चुनौती नहीं थी, सारी चुनौती का जो जिम्मा था वो राइटर और डायरेक्टर के हाथ में था। हमारे लिए सारा काम उन लोगों ने आसान कर दिया था। प्रशांत श्रीवास्तव और अनुभव सिन्हा जी और उनकी जो पूरी टीम थी और कैमरा, और इन लोगों ने इतना कमाल का होमवर्क किया हुआ था जी कि असल में हमें सिर्फ उस स्पेस में मौजूद रहने की जरूरत थी। जी जी। तो हमें सारा सब इन्होंने तैयार करके असल में हमें परोस दिया था। एक अभिनेता के तौर पे हमें उसको करना था, और इतनी कमाल की टीम अनुभव सर ने इकट्ठा की थी कि आपको परफॉर्म करने में बहुत आनंद आया एक अभिनेता के तौर पे जी। क्योंकि जब आपके सामने इतने आपके हीरोज हों, असल में नसीर साहब हों, पंकज साहब हों,
कमलजीत साहब हों, अरविंद स्वामी हों, आपके जो कलीग्स हों, जो इतने अद्भुत अभिनेता हैं, आदित्य श्रीवास्तव हैं, सुशांत हैं, मनोज पावा हैं, देवेंदु ड्रामा स्कूल के हमारे जूनियर हैं, लेकिन कमाल के अभिनेता हैं। और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जेन्युइनली मीन करता हूं इस चीज को, बिकॉज जब आप इनके साथ अभिनय करते हैं तो आपका काम, वही मैंने कहा, आपका को एक्टर कैसा, उस पर इतना आसान हो जाता है आपके लिए। आपको सिर्फ वहां मौजूद होना होता है, रिएक्ट करना होता है उस सिचुएशन पे, क्योंकि सामने वाला इतना आपको दे रहा है। वो सीन एक व्यक्ति से नहीं बनता, सीन जो कैरेक्टर्स है सारे वो बनाते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया था वो एक अभिनेता के तौर पर करने। और जो कुछ भी आपको इसमें, जैसे वो जो जिस सीन का आप जिक्र कर रही हैं, मैंने उसको वैसे नहीं उतना नहीं सोचा था, वो अनुभव सर ने उसका फीड में उन्होंने ऐड किया था कि ये सिचुएशन, क्योंकि उनके अपना रिसर्च था, उस रिसर्च से जो उनको मिला था तो वो एक डायरेक्टर के तौर पे हमें दे रहे थे, और फिर हमारा काम था कि उसको हम कितने सक्षम तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। तो कोशिश की है। आप देखते हो तो आपको कुछ कुछ कमी लगती है अपने काम में, आपको लगता है यार ये थोड़ा सा इसको ज्यादा कर दिया, इसको कम करना था, ऐसा लगता रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दर्शक जो देख रहे हैं और वो बहुत सराह रहे हैं, उनको बहुत पसंद आ रही है सीरीज, और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, हम तो बहुत खुश हैं इस मेहनत से, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इस सीरीज में, बहुत मेहनत की गई थी। हम लोग जो शूटिंग प्रोसेस था बहुत मजेदार था, क्योंकि अनुभव सर के साथ जो भी शूट आप करते हो, मैंने जितने भी उनके साथ काम किया, वो असल में बहुत मजेदार प्रोसेस होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता शूट में। अब वो होता होगा तो कहाँ होता मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं एक अभिनेता के तौर पर, हमारे लिए इतना अच्छा माहौल बन जाता है वहाँ पे। एंड मनोज भाई के साथ तो काम करना अपने आप में कमाल का वो है। तो शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास घटना अगर याद आती है तो बताना चाहते हैं, बताइए श्रोताओं को। नसीर साहब से मिले आप, अनुभव सिन्हा और ये सारे लोग। नसीर साहब और पंकज साहब को तो हम सिर्फ देख ही रहे थे। शूटिंग के दौरान किस तरह की नोकझोंक होती है, किस तरह कोई नोकझोंक नहीं, आप तो उनको सिर्फ देख रहे हैं, आप और में देखते ही हैं सिर्फ एक अभिनेता को। और बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो करते हैं, जिससे आप सीख रहे होते हैं। और सीखना एक कॉन्शियस प्रक्रिया नहीं होती है कि आप सीख रहे हैं, वो उसका रियलाइजेशन आपको प्रॉब्ली शायद 6 महीने बाद होता है, शायद उसी दिन होता है, शायद 2 साल बाद होता है, क्योंकि आप जिस माहौल में है उस समय वो माहौल आपके सिस्टम का हिस्सा बन रहा है, लेकिन उसको आप अप्लाई कर पाएंगे कभी, आपको याद आएगा, आपकी मेमोरी में आएगा, तो जब आएगा तब आएगा। लेकिन मेरे लिए उस समय उस एक कमरे में रहना ही बहुत इम्पोर्टेंट था, उन लोगों को देखना ही बहुत इम्पोर्टेंट था कि हर अभिनेता, सिर्फ पंकज सर या नसीर सर ही नहीं, आदित्य श्रीवास्तव या देवुदा, कमलजीत सर, ये लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं अपने काम को। आप भी अप्रोच कर रहे होंगे तो संभवतः कोई आपको भी देख रहा होगा, लेकिन ये जो अभिनेताओं का एक दूसरे से सीखने का बहुत सटल तरीके से आप एक दूसरे से कुछ न कुछ ले रहे होते हैं, वो बहुत कमाल का एक हिस्सा है। और शूटिंग करके हम तो डेड सी चले गए थे, हम तीनों लोग, मैं, मनोज भाई और देवेंदु, और हम लोगों ने वहां मस्ती की कोशिश की, डूबे पानी में, लेकिन पानी ने बिल्कुल, वो तो पानी ऐसा है, इतना नमक है कि आप डूब नहीं सकते। तो हम लोग बहुत घूमे, काम किया, मस्ती की। जी। यहाँ पर एक गाना सुन ले जी, सुनते हैं ये गाना। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना। था कौन मेरा, एक तू ही था, सांसों से ज्यादा जो जरूरी था।
सब कुछ था, नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे। रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे। तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे। अब से रहो तुम खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे। भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। इस गाने के बाद आपके जीवन का एक नया मोड़ आता है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। वो है आयशा रजा मिश्रा। तो उनसे आपसे कैसे मुलाकात हुई? हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आयशा रजा आपकी शरीके हयात हैं। तो कहाँ मिली वो, कैसे मिली? कोई दिलचस्प घटना बताइए उनसे जुड़ी हुई। मैं जो कहूंगा, मैं प्रोबेबली शायद मैं काउंटर कर दिया जाऊंगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा और वो जो बताएंगे उसमें बहुत सारा फर्क हो सकता है, क्योंकि मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। पर मुझे जहां तक याद है, वो भी उन्हीं के कहने पे, अगर मुझे ठीक से याद है, उन्होंने शायद मेरा एक नाटक देखा, शक्कर के 5 दाने, मानव कौल साहब ने निर्देशित और लिखा था, उसको निर्देशित किया था, लिखा था। वो उन्होंने देखा था, उनको बहुत पसंद आया था, और वो मेरे पीठ पीछे उसकी बहुत बड़ी जिसको कहते हैं प्रशंसक थी, और वो सब जगह उसका हल्ला मचा रखा था उन्होंने कि नाटक देखो, ये अभिनेता है। फिर हम लोगों को मानव के ही प्ले में काम करना, हमारी मुलाकात, हमारे एक मित्र हैं संजय दधी जी, अभिनेता हैं, उनके माध्यम से उन्होंने मुझे कहा कि एक एक्ट्रेस है, बहुत ही कमाल का परफॉर्म करती है, आप देखिए जा करके। तो मैक्स साहब का मकरंद रस का नाटक था वो, करोड़ों में एक, तो वो मैं देखने गया, और मुझे वो बहुत, तब तक मुझे उनके शक्कर की कहानी नहीं पता थी। मैं वो नाटक देखने गया, बहुत ही कमाल का अभिनय किया था उन्होंने, मैं उनको बधाई देने गया। वहां से बात शुरू हुई। फिर उन्होंने एक नाटक है इल्हाम, जिसमें हम दोनों ने साथ अभिनय किया, तो कहानी आगे बढ़ गई, और फिर हम लोग शादी के बंधन में जी शादी के बंधन में बंधने से पहले या पीछे थोड़ी सी अलग तरह के आपको संघर्ष करने पड़े होंगे या नहीं करने पड़े होंगे, वो बातें कुछ बताना चाहते हैं श्रोताओं को? साझा कीजिए कोई अनुभव, घर परिवार, रिश्ते। घर परिवार मतलब पहले तो मेरे भाई से मुलाकात हुई, छोटे भाई से मुलाकात हुई, और छोटा भाई बम्बई में ही था उस समय। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी माँ से बात की, और माँ और पिताजी दोनों को पहले डाउट आया कि भाई धर्म अलग है, कैसे करेंगे। तो मैंने कहा आप फिर इंतजार कीजिए कई साल और, जब तक सही लड़की, अभी तो सही लड़की मिली है, ऐसी लड़की मिलना थोड़ा सा समय लगेगा। तो फिर आप अगर इतना इंतजार करने को तैयार हैं, तो फिर आधे घंटे, एक घंटे बाद उनसे दोबारा चर्चा हुई, और वो लोग राजी थे। उनको लगा बड़ी मुश्किल से तो कर रहा है शादी, तो तो हाँ कर दो। मेन मुद्दा था, चाचा मेरे थे, तो उनको कन्विंस करना मैं चाहता था, कि जॉइंट फैमिली थी, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको हर्ट करूं, किसी को भी हर्ट करूं। तो मैं गाँव गया,
और मैंने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को नहीं बताया था क्योंकि उनकी एक उम्र हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि एक उम्र पे जाके मैं उनको, लेकिन मैंने चाचाओं को बोला और उनसे बात की, अपने तीनों चाचा से, और बहुत अद्भुत इंसान है वो लोग, बहुत ही कमाल के इंसान है। अगर उनके अंदर, सबके अंदर ही रही होगी, जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, वो संदेह रहा होगा, दुविधा रही होगी, क्या कर रहा है बच्चा, लेकिन उन्हें मुझे मेरे मन में एक बार भी डाउट नहीं आने दिया। जी, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस, और इतनी कमाल की एक्सेप्टेंस। और मैं ये महसूस कर रहा था कि मन में तो कहीं उनके लगा ही होगा, संदेह रहा ही होगा कि क्यों कर रहा है ये, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं जाहिर होने दिया। जी जी। और उसके बाद आज की तारीख में सबसे प्रिय वही है बहू घर की। क्या बात है। हाँ, और सबसे गप्पबाजी होती है और होता है। और चाचा मेरे दिल्ली भी आए, हमारे ससुराल आए, और कमाल के लोग हैं वो, कमाल का परिवार है। हम लोग असल में, हम लोग अपने बायसेस से हम अपने परिवार को तय करते हैं। हमको लगता है हम बहुत आगे बढ़ गए, इनको शायद ये समझ नहीं होगी। नहीं, बहुत समझदार होते हैं ये लोग, बहुत। हम और गांव में तो अभी भी कहीं कहीं घूंघट की प्रथा है और बहुत परंपराएं हैं, तो उन परंपराओं की बेड़ियों को उनको तोड़ना पड़ा या एक्सेप्ट किया आयशा जी ने? नहीं, आयशा जी तो पहले तो घूंघट करके ही गई थी गाँव। हालांकि मैंने उनसे मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर परिवार ने इतना बड़ा बंधन तोड़ा है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ। तो उन्होंने वो अपनी तरफ से एफर्ट लिया था, क्योंकि गांव में किसी को नहीं पता था उस समय तक जी कि ये इंटरकास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन जो भी है। वो बाद में धीरे धीरे पता चला, लोगों को पता चलना ही था। वो भी परफॉर्मर है, वो भी एक्ट्रेस है, हम भी हैं। और बहुत सारी चीजें, बहनों की शादियां होती हैं तो आपको लगता है कि ये सब चीजें थोड़ा सा जिससे उनमें दिक्कत, बाधा न बने। पर मेरा गाँव भी अद्भुत है असल में, मैं आपको बताऊं, बहुत ही असल में लोग अच्छे हैं। मुझे गांव से कोई, सबने स्वीकार किया है, सब आए, सब मिले, अब तो सब जानते भी हैं, और सब पूरे गांव की ही बहू है वो, तो कमाल है वो, और हमारे रिश्तेदार हैं तो सब बहुत जी। तो आयशा जी के बारे में आप बातें बता रहे हैं और बड़ी दिलचस्प बातें हैं। बताइए हमें कि घर में आप दोनों एक ही मतलब फील्ड में हैं, मतलब आप अभिनेता हैं और वो भी एक्ट्रेस हैं, तो घर में कौन किसको देखता है, कौन किसको सुनता है, किसकी चलती है वो बताइए। घर में असल में दोनों की ही चलती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडरशिप। अच्छा। अलग व्यक्ति लीडरशिप लेता है, और वैसे तो आप भी लीडर बन जाते हैं? हाँ, कुछ समय कुछ चीजों के लिए मैं बनता हूँ, कुछ चीजों के लिए वो बनती हैं, और कुछ चीजों में वो वही तय करेंगी। जैसे बच्चे की पढ़ाई है तो, और बहुत सारी चीजें हैं, असल में ज्यादातर वही संभालती हैं। मैं बहुत कम में ही कर पाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता, मन में कर नहीं सकता। असल में सही बात तो यह है कि मैं बहुत सक्षम नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं हैंडल कर पाता हूँ, कुछ चीजें हैं जो वो कर पाती हैं, और मिलजुल करके हम लोग कर लेते हैं सब। जी। हमने कहीं सुना है कि वो अदब की दुनिया की जानी मानी कथाकार इस्मत चुगताई के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। नहीं, वो जोहरा सहगल के खानदान से हैं। इनकी जो मदर है सलीमा रजा, ये बहुत कमाल की अभिनेत्री रही हैं जी। और थिएटर से इनका बहुत बहुत कमाल का, अम्मा का मतलब जो बॉडी ऑफ वर्क है बहुत कमाल का है। आप 85 साल की उम्र में भी नाटक कर रही हैं। अभी उन्होंने मजाज जिंदा एक नाटक बनाया है जो उन्होंने खुद ही लिखा है और डायरेक्ट किया है, म्यूजिकल है, और वो नाटक चल रहा है अभी फिलहाल एक और नाटक पे काम कर रही हैं 85 साल की उम्र में। और वो रिहर्सल्स पे जाती हैं। हम रहेजा में रहते हैं और सड़क से थोड़ा लंबा रास्ता पड़ जाता है तो वो जेट्टी से क्रॉस करके जाती है इस उम्र में। मतलब उन्होंने ये नाटक मजाज जो है ना ऐसे 5-5 घंटे 6-6 घंटे रिहर्सल करके बनाया है, तो कमाल की वो है। तो उस परंपरा से आती हैं ऐशा, तो थिएटर तो उनके खून में है। जोहरा सहगल, हम पूरी दुनिया जानती है उन्हें जी। तो इस समय अब आयशा जी के लिए कोई गाना सुनवाना जरूरी है। मुझे लगता है कि आप अब तक तो टालते आए कि आपको गाने याद नहीं है, लेकिन कोई तो गाना आयशा जी के लिए गुनगुनाया होगा या उन्होंने आपके लिए कोई गाना गुनगुनाया होगा। अरे वो बहुत गुनगुनाती हैं तो और उनको ये लगता है कि मैं जितने खराब गाने हैं ना उनका मैं असल में वो हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ। वो बोलती तुम, और वो बिल्कुल मतलब वो पुराने गाने जो अच्छे गाने हैं उनको पता नहीं कैसे पता है कि वो बोलती ये वाला गाना कुमुद को पसंद होगा। अच्छा। जो मैंने कभी
सुना नहीं, उनके सामने नहीं सुना होगा। और वो एग्जैक्टली वही बजाती हैं। तो मैंने कहा आदमी कितने गहरे तक एक दूसरे को पहचान लेता है। मैं जो है ना, मुझे एक गाना बहुत पसंद है, अब आप पूछ ही रही हैं, क्योंकि वो मुझे शायद इसलिए पसंद है क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी को गाते हुए सुना है, या वो फिल्म मैंने देखी होगी बहुत छुटपन में। और वो गाना मुझे, मैं बताऊं तो आयशा बोलती कि अरे यार तुम्हारे पास 2 ही गाने हैं क्या? तो वो एक गाना है जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो हाँ, तो वो तो मुझे मतलब वो सिर्फ प्रॉब्ली शायद वो जैसे माँ के हाथ का खाना होता है, जो हर बच्चे को लगता है कि उसकी माँ से बेहतर खाना कोई नहीं बनाता, जबकि कतई सच नहीं है। लेकिन चूंकि वो स्वाद जो आपके जुबान पे अपने माँ के हाथ के खाने का गया है, वो कभी दोबारा उसको कोई और स्वाद रिप्लेस नहीं कर सकता। उसी तरह से ये गाना भी है जो मेरे साथ बचपन से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्ली शायद बिकॉज मेरे पिताजी सुनते थे और मेरे पिताजी ने स्टेज पे गाया भी होगा ये गाना, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि वो परफॉर्मर थे। तो या प्रॉब्ली शायद। तो चलिए ये गाना सुनते हैं, आयशा जी के नाम ये गाना। और आयशा जी अगर सुन रही है आपकी ये बातें, तो अब जो भी रिएक्ट करना होगा घर में रिएक्ट करेंगी, हम नहीं जानते। बात आयशा जी की चल रही है। गाने के बाद हम जानना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, अब हम फिल्में गिनाएंगे तो वक्त कम पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में जॉली LLB 2 है, फिल्म टाइगर 3 के गाने हैं, मतलब तमाम फिल्मों में उनका जो रिएक्शन होता है, किस फिल्म के लिए नेगेटिव रहा है, किस फिल्म के लिए पॉजिटिव रिएक्शन रहा, क्या वो समीक्षक के रूप में भी सामने आती हैं, क्योंकि वो खुद एक्ट्रेस हैं? वो मेरी फिल्में जो है ना, असल में मुझे नहीं पता कब देखती हैं, क्योंकि मैंने उनको कभी फिल्म देखते हुए नहीं देखा है। मेरी फिल्म बहुत नर्वस होती है प्रॉब्ली
होंगे शायद, तो वो वेट आप करती कहते हैं। नहीं कि मेरी फिल्में तो देखो। नहीं, मैं नहीं कहता, क्योंकि वो एक उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि अगर उनको काम पसंद नहीं है तो वो सराहेंगी भी नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब उन्होंने वो मेरा नाटक बीच से छोड़ के उठ गई थी वो, तब जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। अच्छा। तो इतना बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने। मैं एक नाटक कर रहा था और वो इंटरवल में आई होंगी देखने और इंटरवल में चली गई जी। और मैंने सेंस कर लिया कि इंटरवल के बाद वो नहीं थी। तो फिर बाद में मिली वो, तो उन्होंने बोला कि कल आपका नाटक देखा। मैंने कहा आप इंटरवल में चली गई थी। तो उनको झेप हुई, लेकिन मैंने कहा ये अच्छी बात है कि अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप कह पाने की, और वो अभी भी उनके साथ है। तो वो मेरे घर पे रिहर्सल करते हुए महसूस कर लेती हैं कि क्या करने वाला है। तो कुछ एक नाटक को देखने भी नहीं आई है, क्योंकि उनको लगता है बहुत खराब करेगा। अच्छा। हाँ, और वो खराब हुए भी हैं। जी। और नॉर्मली वो नाटक मेरा बैक स्टेज से देखती हैं, लाइट बूथ से देखती हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती ऑडियंस में बैठने की, बहुत रेयर ऑडियंस में बैठ पाती हैं। एंग्जाइटी होती है उनको कि फेल ना हो जाए, खराब ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। तो वो उनका अपना वो है, लेकिन वो काम को लेकर के एक तरह का एक उनका प्रेम है, तो जाहिर है वो चाहती हैं कि अच्छा हो और मानती भी अच्छा। लेकिन उनके अंदर एक तटस्थता भी है कि वो उस काम को मेरे बहुत ही न्यूट्रल होकर के देख पाती हैं, और अगर काम अच्छा नहीं लगा है तो चुप होती हैं, बोल देती हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलती कि खराब काम को कि बहुत अच्छा किया आपने। और आप समझ जाते हैं ये ट्रांसपेरेंसी जो होती है पति पत्नी के बीच, पारदर्शिता बड़ी अच्छी होती है। अब कुमुद जी, चलते चलते हम आपके नाटक कौमुदी के बारे में जानना चाहते हैं। वो क्या है और बड़ी चर्चा हो रही है, किस तरह का नाटक है वो? ये अभिषेक मजूमदार एक लेखक निर्देशक हैं, बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं, कमाल की राइटिंग करते हैं। आज के समय में हमारे देश के अग्रणी निर्देशक और लेखक में से मैं उनको मानता हूँ। ये जो नाटक है, एक अभिनेता, एक थिएटर बैकड्रॉप है इस कहानी का जी। और उसके माध्यम से बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक अभिनेता है जिसकी दृष्टि जा रही है जी जी, और उसको रिप्लेस करने के लिए एक यंग अभिनेता आ रहा है। ये एक लाइन में उसके अंदर वो लोग एक परफॉर्मेंस करते हैं जिसका महाभारत से संबंध है और उसका इनके जीवन से क्या संबंध है उसको लेकर के है। बहुत ही सुंदर राइटिंग, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उसमें। गोपाल तिवारी हैं, शुभ्रजोत बराट हैं, संदीप शिखर हैं। जी जी। मैं 4 लोगों का नाटक है, हम 4 अभिनेता हैं, लेकिन कमाल का नाटक है। जी। तो अगर हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो देखना चाहें तो जरूर देखेंगे। और अब आखिर में आप जो एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, जो युवा वर्ग है या थिएटर की दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे, कुछ प्रेरक बात कहना चाहेंगे? पता नहीं मैं कितनी प्रेरक बात कह पाऊंगा। मेरे लिए सिर्फ 2 ही चीज हैं जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं कि आप पहले ये फिगर आउट करें कि आप जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, कितना जरूरी है आपके लिए। और वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, मैं रीजन क्या है। अगर रीजन आपका करेक्ट है, आपने फिगर आउट कर लिया है, तो आपका काम आसान हो जाता है। आपका रास्ता आपको पता चल जाता है कि मुझे ये रास्ता लेना है, ये नहीं लेना। दूसरी चीज है, जैसा कि सब कहते हैं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और एक अभिनेता बनने के लिए मुझे लगता है कि आपको क्रिटिसिज्म को लेकर के ओपन होना चाहिए, आपको सुनने का मादा होना चाहिए और पढ़ने का मादा होना चाहिए। बहुत पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना तो जीवन में भी बहुत जरूरी है वैसे भी, लेकिन एक अभिनेता के तौर पे बहुत जरूरी है एक अभिनेता का पढ़ना, लिटरेचर से जुड़ा रहना, साहित्य से जुड़ा रहना। और इसलिए नहीं क्योंकि अभिनेता है, इसलिए क्योंकि वो एक व्यक्ति के तौर पे आपको एक विस्तार देता है जी साहित्य। जी, कुमुद जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और खास बात ये कि बड़ी दिलचस्प बातें आपने श्रोताओं से साझा की, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। मैं विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां है। करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए
दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां भी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां ये थी जाने माने अभिनेता कुमुद मिश्रा से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और आखिरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।